Yes, hello, good afternoon, Vaibhav. How are you? Good afternoon, sir. I am fine. How are you? I'm good. So, Vaibhav, first of all, welcome to EduTap and many, Thank you, many sir. congratulations for your selection that you have scored 17th rank, right? Yes, sir. ओके सो बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी है हमें इस धन्यवाद, बात की सर। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन तो चलिए वैभव हम कुछ आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे कुछ कन्वर्सेशन जो है वो हम करेंगे तो सबसे पहले मुझे जो है वो आप आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे आपकी जो सिलेक्शन हुई है आपकी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही प्रिपरेशन जर्नी रही उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे हम आपसे जानेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम एंड आफ्टर द सिलेक्शन मतलब जो भी आपका टिल सिलेक्शन जो भी आपकी जर्नी रही है जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए वो सब हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले वैभव हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने जो है वो अपनी स्कूलिंग वगैरह करी है कहाँ से आपने अपनी इंजीनियरिंग करी है जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है कहाँ से बेसिकली आप बिलोंग करते हैं ये सब कुछ अगर आप बताएं। सर, मेरा जन्म अमेठी में हुआ था। तो प्राइमरी स्कूलिंग मैंने वहीं से की। उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद की स्कूलिंग मेरी 12th तक की यहीं से हुई। फिर हम्म। मैंने इंजीनियरिंग करी थापर यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो 2022 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। और सर फिर मैंने 2023 में इसका अटेम्प्ट दिया था। और लास्ट ईयर, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, और सिविल सर्विसेज मेनली मैंने टारगेट किया था। ठीक है तो जैसे कि वैभव आप 2022 पास आउट हो राइट एंड यस सर। जस्ट 2 ईयर में जो है वो आपने ये अचीवमेंट जो है वो हासिल की है तो मतलब कि देखा जाए तो आप बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है आज के जो यंग एस्पिरेंट्स है यंग यूथ है क्योंकि ज़्यादातर मतलब बच्चों को ये लगता है कि हर एक सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपको 5-6 अटेम्प्ट या 5-6 ईयर्स की लॉन्ग स्टडी उसके बाद अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि ये सोचते हैं कि हम पहले 2-3 साल अच्छे से तैयारी करेंगे उसके बाद अटेम्प्ट देंगे राइट एंड आप यस उनके सर। लिए एक एग्जाम्पल हो एक मोटिवेशन हो कि आपने 2 साल की ही तैयारी में लगभग 1-1.5 साल की तैयारी में आपने एग्जाम क्रैक कर लिया राइट तो आप यस सर। उनके लिए क्या मतलब कहना चाहेंगे कि बच्चों को जो है मतलब टाइम लेकर जो है वो मतलब एग्जाम में देना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर उनको मतलब दे देना चाहिए कि एज अ प्रैक्टिस भी अगर आपको आइडिया हो जाता है या फिर मतलब प्रॉपरली तैयारी के बाद ही या किस तरह से जो भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर जो बच्चे जस्ट पास आउट हुए हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। सर, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम थोड़ा अनसर्टेन है, और जर्नी लंबी भी हो सकती है। हम्म। और टैलेंटेड लोग, हार्ड वर्किंग लोगों की भी कई अटेम्प्ट्स में नहीं हो पाता। तो माइंड मेकअप इस तरह से कर लेना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सब कोई अगर 4 अटेम्प्ट में कर रहा है, 3 अटेम्प्ट में कर रहा है, तो हमारा भी उतना टाइम लगेगा। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और अपने बेसिक्स को क्लियर करना है अच्छे से, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बोलूंगा सर, वो बहुत ज़रूरी हैं। उनको साथ साथ हमें करते रहना है, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट्स करते जा रहे हैं। तो जो हमारी बेसिक प्रिपरेशन है, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्हें करना है। और उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और क्वालिटी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। तो अगर इतनी तैयारी हो गई है, तो मुझे लगता है सर हम अटेम्प्ट देने के लिए रेडी हैं। और हमें देना चाहिए अटेम्प्ट। जितनी भी, सबका टाइम अलग लग सकता है, किसी को 1 साल में हो सकता है ये हो जाए, कुछ 2 साल ले सकते हैं। लेकिन ये अगर इस तरह से तैयारी हो गई है, तो फिर अटेम्प्ट देने चाहिए। तो वैभव आपने ईपीएफओ का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है राइट यस सर। तो इसके अलावा आपने और कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे। सर, मैंने 2023 में एग्जाम देना स्टार्ट किया, तो मैंने सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया। उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। हम्म। और उसके बाद मैंने लगभग 1 महीने के बाद ही ये एग्जाम था, तो ये अटेम्प्ट किया। मैंने सर एपीएफसी का भी दिया था, तो उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। और उसके लगभग कुछ समय बाद, ये लगभग 1 महीने बाद, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम था, तो मैंने उसको भी अटेम्प्ट किया था। तो सर उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, और मैं इंटरव्यू देने भी गया था। और फाइनल मेरिट से मेरा 2 मार्क्स से सिलेक्शन उसमें रुका था। ओके तो मतलब आपने सीएपीएफ का क्वालिफाई किया है आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया हुआ है राइट। यस सर। तो देखिए अगर मैं बात करूं अभी अगर ईपीएफओ की बात करूं है ना आप यस आते सर। हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से साइंस बैकग्राउंड से ठीक है यस सर। ईपीएफओ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि शायद आपके बैकग्राउंड के नहीं हैं और शायद जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी पार्ट नहीं है तो यस आपने सर। उन चीज़ों को उन सब्जेक्ट्स को उन टॉपिक्स को किस तरह से मैनेज किया। सर, इंजीनियरिंग जब हम करते हैं, तो मोस्टली सर मैथ बैकग्राउंड से ही रहते हैं बच्चे, ह्यूमैनिटीज के नहीं रहते। तो एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है इन सारे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी।
मोस्ट प्रोबेबली बच्चे 10th में ही पढ़े होंगे बिल्कुल। जितने। तो इसके लिए जरूरी है कि सर पहले हम अपना जो रूट्स थी हमारी 6 7 8 9 10 की जो एनसीईआरटीज थी उनको पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें बहुत सिंपल वे में जो बेसिक्स हैं वो समझाए रहते हैं। तो मैंने भी सर वही किया। पहले सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट की मैंने। तो काफी अच्छा आइडिया हो गया सब्जेक्ट का और इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। उसके बाद सर मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको कंप्लीट की। और उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे क्योंकि सर मैं कोचिंग नहीं कर रहा था तो सेल्फ स्टडी से ही तो प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे यूट्यूब पे कोई लेक्चर किसी टॉपिक से रिलेटेड है या फिर गूगल पे पढ़ लिया थोड़ा उसका डिटेल। तो ऐसे करके मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फिर कंप्लीट की। और ये सर जो मेन प्रिपरेशन थी इन्हीं दोनों से हुई। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करने शुरू किए। और साथ में सर विजन की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके क्वेश्चंस में करता था। तो ये जरूरी है कि जो सब्जेक्ट्स हमें स्कूल के बाद से हम नहीं पढ़े हैं और उनमें हम उनको उनकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो पहले बेस अच्छा बने और इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में। सर इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटीज वो पर्पज अच्छे से फुलफिल करती हैं। ठीक है, इसी से ही एक कंटिन्यू क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे कि जैसे कि आपने ये एग्जाम दिया 2023 में, ठीक है, यस सर। फाइनल रिजल्ट आपको मिला 2024 एंड 2025 में जाकर, राइट, कि आपकी हम्म। सिलेक्शन हो चुकी है। तो 1.5 साल का जो ये गैप था, ठीक है, इसको आपने किस तरह से मैनेज किया? क्यों आपको, ऑब्वियसली आपको लगता होगा कि कभी भी इंटरव्यू आ सकता है, कभी भी इंटरव्यू की कॉल आ यस सकती सर। है, बिकॉज आपका रिटर्न तो क्वालिफाइड था ही। तो वो जो चीजें थी, वो जो गैप था, उसमें आपने क्या किया? कोई और एग्जाम भी आपने दिए या फिर कोई और एग्जाम भी आपने क्वालिफाई किए, जैसे अदर देन सीएपीएफ जो आपने बताया, इसके अलावा भी कोई एग्जाम दिए थे आपने, या फिर सिर्फ आप इसी के इंटरव्यू की ही प्रिपरेशन कर रहे थे? सर पहले मुझे लगा कि इंटरव्यू हो सकता है कितना ही टाइम लगेगा, मुझे उतना आइडिया नहीं था एग्जाम साइकिल का। तो लगा कि 3 4 महीने में तो हो ही जाएगा तो इसी बिल्कुल। के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। रिजल्ट रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद 2 3 महीने सर मैंने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था डेली। जैसे 2 न्यूज़पेपर में पढ़ता था और मिरर प्रैक्टिस वगैरह। तो बट सर नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि कब होगा। तो सर मैंने इसको फिर अभी यही छोड़ दिया और अपना जो सिविल सर्विसेज थी उसकी मेंस की प्रिपरेशन में करने लगा। मैंने अपना वहाँ ऑप्शन स्टार्ट किया और ये सारी चीजें क्योंकि सर टाइम एक लेवल के बाद लगता है कि वेस्ट हो रहा है अब। क्योंकि बिल्कुल सामने दिख नहीं रहा है कुछ कि कब होगा इंटरव्यू। तो सर मैंने अपने सिविल की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और उसके बाद सर सर लगभग मार्च के अराउंड मैंने वापस से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी क्योंकि मेरा सीएपीएफ एसी का एग्जाम वो इंटरव्यू था। तो 2 3 महीने उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। तो मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन सर अच्छी खासी हो गई थी। और सर मैंने सीएससी का ये वाला अटेम्प्ट स्किप भी किया 2024 वाला क्योंकि मैं रेडी नहीं था प्रॉपर अटेम्प्ट के लिए। मेरी मेंस की प्रिपरेशन काफी बची हुई थी। तो उसको मैंने स्किप किया तो पूरा टाइम मैंने इन्हीं सब चीजों में दिया। और फाइनली 29 नवंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा रहा रिजल्ट। चलिए, बढ़िया बढ़िया। तो आप जैसे, अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइक आपने अभी एग्जाम दिया, अभी जैसे ये सिलेक्शन आपको मिल चुकी है, ईपीएफओ में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, आगे आप फर्दर क्या सोचते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज की साइड जाना है या फिर मतलब यहाँ पे ही आपको स्टेबल रहना है? सर ये बहुत अच्छी जॉब है और फैमिली घर पे भी सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि सर फैमिली का एक ओरिएंटेशन रहता है कि सिविल जॉब रहे। अब सर बिल्कुल। जो असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब थी वो थोड़ा सा मिलिट्री साइड हो जाती है। तो उसमें डर था कि कहीं प्रिपरेशन में कर पाऊंगा कि नहीं। सर मेरा शुरू से था कि सिविल सर्विसेज को मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा। तो उसी को लेके अब सर मैं आगे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा। और ऐसा जितना सीनियर से मैंने बात की है तो यही है कि इसमें टाइम मिल जाता है पढ़ने का और वीकेंड्स पे ऑफ भी रहता है तो मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा अपनी जितना हो हम्म, सकेगा। और ना भी हुआ तो सर मैं इस जॉब से बहुत खुश हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो वैभव, जैसे कि आजकल आपने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, या फिर यूथ जो है वो, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, राइट? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया का रोल आपके लिए प्ले किया है आपकी सिलेक्शन के लिए? और क्या ये सोशल मीडिया जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है किसी एस्पिरेंट की सिलेक्शन के लिए? आपके हिसाब से आप क्या कहते हैं? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है सोशल मीडिया के साथ? सर मैं शुरू से ही सर बचपन से मैंने सोशल मीडिया से एकदम दूर रहा हूँ। सर मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है, फेसबुक पे। और सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता था मैं और टेलीग्राम यूज करता था। सर मुझे लगता है ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और फोकस को डाइवर्ट करती हैं। हम्म।
कभी कोई फ्रेंड है सर, वो फोटो लगा रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो ऐसे दिमाग में लगता है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं। तो बेहतर है कि आइसोलेशन में ही रहें, सो दैट इन सब चीज़ों से असर कम पड़े। और एक टाइम के बाद फिर जब जॉब लग जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर करेंगे यूज, क्या दिक्कत है अभी। लेकिन बढ़िया जॉब प्रिपरेशन के टाइम मुझे लगता है कि सिर्फ दूर ही रहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो वैभव, आपकी जो जर्नी रही है जैसे प्रिपरेशन की, तो आप जैसे एस्पिरेंट्स को अगर बताना चाहें कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस करने चाहिए, आपका इंटरव्यू में क्या स्पेशल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए अगर मैं जनरली बात करूं आपसे, तो आप उनको क्या बताएंगे, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्रिपरेशन और टिल सिलेक्शन, कि क्या क्या आपने जो है वो चीज़ों का ध्यान रखना है और आपने खुद क्या क्या चैलेंजेस फेस करे वहाँ पे। अ, सर, सबसे मेन चीज़ होती है कि जो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं सिविल सर्विसेज से, उन्हें हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, और उनका अच्छा खासा इसमें वेटेज होता है। स्पेशली सर जैसे लेबर लॉज हैं, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हम्म। सीधे फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो उनको जरूर कवर करें और अच्छे से करें, और वो कोई बहुत टफ नहीं है, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये याद हो जाते हैं। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स है उनको तो क्लियर करना ही है, क्योंकि उन्हें क्लियर किए बिना तो कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट्स हैं वो हर कोई करेगा वहाँ एग्जाम में, तो वो हमें तो करना ही है। उसके अलावा जो एज हमें मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है जिसपे ज्यादातर लोगों की नजर नहीं पड़ती, उनको कंप्लीट करना है अच्छे से। और सर इंटरव्यू के रिलेटेड मैं कहूँगा कि सर बहुत सब्जेक्टिव और अनसर्टेन इवेंट है वो, कि उस दिन कैसा होता है इंटरव्यू। जैसे सर मेरा सीएपीएफ एसी का जो इंटरव्यू हुआ था, वो बिलो एवरेज हुआ था, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, जबकि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की थी। बट सर अभी जो एपीएफओ का इंटरव्यू हुआ, ये देखे सर मुझे बहुत खुशी मिली, और इंटरव्यू देने के बाद ही मैं समझ गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तो अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए और बोलने की प्रैक्टिस अच्छे से करें, और जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो पता है कि पूछ सकती हैं बोर्ड में, वो हमें पहले से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए बोल के। और करंट अफेयर से बहुत अच्छे से अपडेट रहना चाहिए, और जो स्पेशली अपनी जो हॉबीज हैं, उनको अच्छे से मास्टर करना चाहिए। तो वैभव, जैसे आजकल जैसे मतलब बच्चे ज़्यादातर ये बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 10-15 घंटे, 10-12 घंटे, 8-10 घंटे की स्टडी जो है वो चाहिए होती है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि मतलब क्वालिटी स्टडी मैटर करती है 2-3 आवर्स की, या फिर आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ता है अगर आपको सिविल सर्विसेज या ईपीएफओ की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है। सर मेरा ये मानना है कि एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, और कोई कितना भी टैलेंटेड और वो हो, बट मिनिमम 8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। हम्म। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर। जो हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो आईआईटियंस हैं, मेडिकल हम्म। स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमें उनसे compete करना है। वो ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल। 8 घंटे से कम मेहनत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सर 10 घंटे 14 घंटे, ये मुझे लगता है कि ये फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, किसकी कितनी मेहनत करने की क्षमता है। बट सर 8-10 घंटे तो करना ही पड़ेगा। और क्वालिटी स्टडी सर बहुत मैटर करती है, और मेरे हिसाब से वो सबसे प्राइम चीज है कि जितना भी हम पढ़ाई करते हैं बहुत इंजॉय करके, फोकस्ड रह के, और सर बहुत डिटेल में हर चीज पढ़ें। जो भी हम पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उससे रिलेटेड गूगल सर्च करना, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखना फ्री टाइम में, ये सब भी हमें करते रहना पड़ेगा। क्योंकि तभी सर हम उस लेवल की क्लैरिटी गेन कर पाएंगे सब्जेक्ट में। और बेर मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। हम्म। और बाकी सर 12-14 घंटे वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, मुझसे तो नहीं हो पाता था एटलीस्ट। ठीक है। तो वैभव, एडुटैप के बारे में आपको कब पता चला और कहाँ से जो है वो इसके बारे में आपको एडुटैप के बारे में जो है वो पता चला। सर मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये एडुटैप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके इस पे कंटेंट वगैरह मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो मैंने सर ऐसे देखने के लिए ऐसे जब यहाँ आया था, मैं साइट ओपन की और मैंने यूट्यूब पे भी चैनल पे देखा इनका कंटेंट, तो सर मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लिखी थी ईपीएफओ के एग्जाम के लगभग 20 दिन पहले से। मैंने टेस्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था। मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, बट मुझे लग रहा था कि टेस्ट देना जरूरी है, तो मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था। और उसके बाद सर इंटरव्यू के लिए भी मैंने गाइडेंस लिया था एडुटैप का, तो मुझे बहुत फायदा हुआ था इसका। तो वैभव, मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है किसी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सर मॉक टेस्ट जरूरी है, बहुत ज्यादा देना या बहुत कम देना वो सबकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉक्स तो देना ही पड़ेगा, तभी हम उस एग्जाम जोन में जा पाते हैं, हमें समझ में आता है कि पेपर की लेंथ कितनी है।
और हमें क्या स्पीड मेंटेन करनी है, कितनी स्पीड में क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चन हमारे लिए सही हैं, हमारा जो प्रिसाइजली कितना अटेम्प्ट हमें करना है। तो किसी कोई 120 में 120 अटेम्प्ट करके आता है, कोई 110 करके आता है। तो वो हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, और हम क्या कर पा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में हमें स्किप करना है क्वेश्चंस को। तो ये सारी चीजें सर मॉक से ही समझ में आएगी। और हर एग्जाम का सिस्टम अलग होता है। हम सिविल के मॉक दे रहे हैं तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि हम ईपीएफओ का एग्जाम कर लेंगे, हम्म। क्योंकि सर ये इसके क्वेश्चंस अलग टाइप के आते हैं और नंबर भी अलग रहता है, 120 क्वेश्चन। तो हमें मॉक देना जरूरी है। जैसे मैं ज्यादा मॉक नहीं दे पाया था, बट अगर किसी के पास टाइम है तो जरूर दे। लगभग फुल फुल लेंथ मॉक तो पाँच छः तो देने ही चाहिए। जी। तो जैसे कि वैभव, आपने मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया है। तो अब अपने हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यंग एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं रिसेंटली, जो हैं जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या ऐसे, अगर मैं वर्ड बोलूं कि मंत्र आप देना चाहेंगे, क्या ऐसी गाइडेंस जो है वो आप उनको जो है वो देना चाहेंगे, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप उनको देना चाहेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो मतलब जल्दी और अच्छे इफेक्टिवली इफेक्टिवली जो है वो एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लें? सर सबसे पहले ये बोलूंगा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है सबको। प्रिपरेशन में जाते ही ये डिसाइड कर लेना है कि इसमें टाइम लग सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इससे स्ट्रेस नहीं लेना है बहुत ज्यादा, और डिप्रेस नहीं होना है। और एक बैकअप प्लान कर लेना चाहिए थोड़ा सबको, क्योंकि सब बिल्कुल अनसर्टेन तो है ही है। तो एकदम से सब कुछ छोड़ के अगर कोई इसमें जा रहा है तो वो रिस्की हो सकता है। और मेहनत करती रहनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और कोई भी चीज़ पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और मैं बस यही बोलूंगा सर कि स्ट्रेटजी बढ़िया से बनाओ और हो जाएगा। बढ़िया। तो जैसे आपने तैयारी की, ठीक है, यंग पास आउट आप 22-23 साल में, ठीक है, एज में, तो उस टाइम ऑब्वियसली इस एज में बच्चे अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्पेशली सिविल सर्विसेज की, पीएफओ की, जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चे को स्ट्रेस भी हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा एंशियस भी हो जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ें आपने भी खुद के साथ फेस की होंगी, स्पेशली तब जब आपका इंटरव्यू नहीं आ रहा था और यस इतना सर। गैप जो है वो पड़ गया। तो ये चीजें जो हैं वो एक एस्पिरेंट्स को किस तरह से ओवरकम करनी चाहिए, और कैसे जो है वो खुद को इन चीजों से मतलब ओवरकम करके और फिर अपना एक मोटिवेट होकर जो है वो आगे और तैयारी जो है वो कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जिनका 4 अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, 5 अटेम्प्ट में भी नहीं निकलता है। तो वो कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहली चीज़ है कि स्ट्रेस जो है थोड़ा बहुत नॉर्मल होना भी चाहिए। अगर एकदम स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम है, हम्म। क्योंकि एग्जाम टफ है। कोई बोर्ड का एग्जाम या फिर 8 9 क्लास का एग्जाम नहीं है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जाके बस दे आना है। तो हम्म। स्ट्रेस लेना थोड़ा बहुत है तो नॉर्मल है, तो ठीक है। और वो हमें मोटिवेट भी करता है, पुश भी करता है आगे कि हमें मेहनत और करनी है। बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना फिर वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है कि आगे होगा कि नहीं होगा। बार बार ये थॉट्स अगर दिमाग में आते हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर वो हम्म। नेगेटिवली इफेक्ट करता है। जी। तो सर भगवान पे भरोसा रखना चाहिए सबको कि अगर मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा। और सर कल किसी ने देखा नहीं है कि आप कहाँ थे, पता लगा बिल्कुल। आपकी रैंक 1 आने वाली थी, आप फालतू ही परेशान होके बैठे हुए हैं अभी से ही। तो हम्म। स्ट्रेस एक एक लिमिट से ज्यादा अगर हो रहा है तो खुद को काउंसिल करना चाहिए कि ऐसी। और बैठ के 10 मिनट 20 मिनट दिन में खुद से बात करनी चाहिए कि मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। और क्या जब मैं इस जर्नी में आया था तो क्या सोच के आया था कि पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस बन जाऊंगा। तो ये सारी क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए। और अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो फायदा मिलेगा, स्ट्रेस भी कम होगा। और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया। तो वैभव, जैसे कि आज हमने आपकी सक्सेस स्टोरी, जो आपकी जर्नी थी इस सिलेक्शन के लिए, पीएफओ ऑफिसर बनने के लिए, वो आपने आज हमारे साथ शेयर करी। और उम्मीद करता हूँ कि जो ये हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंग एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो ये बेनिफिशियल रहेगी और काफ़ी कुछ सीखेंगे वापसी, क्योंकि यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जस्ट कॉलेज पास आउट स्टूडेंट और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर कर गया। तो आप उनके लिए एक मतलब प्रेरणा का स्रोत भी रहेंगे, मोटिवेशन का एक वो भी रहेंगे। और आपने जो जो चीज़ें बताई हैं एक एस्पिरेंट्स को, दैट इज़ यस, एवरीबडी नोज कि जो यूपीएससी है वो अनसर्टेन है। कई बार यस आप सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, कई बार आपके 6 अटेम्प्ट चले जाते हैं लेकिन नहीं निकलता है। तो बच्चे को बिल्कुल। डिमोटिवेट नहीं होना और हमेशा प्लान बी जो नहीं है वो सर रखना बिल्कुल। चाहिए।
ठीक है, प्लान बी लेकर चलना। जैसे आपने ऑब्वियसली आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ साथ आपने सीएपीएफ का भी क्वालिफाई करा है, यस ठीक है। सर। तो वो सब चीज़ें आपने बहुत अच्छी जानकारी जो है वो हमारे एस्पिरेंट्स को, यंग एस्पिरेंट्स को जो है वो दी है। तो इसके अलावा अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें कोई भी चीज़, तो आप कर सकते हैं अभी। सर मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि एग्जाम्स, जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं वो देते रहने चाहिए। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सर सीएसई है तो सीएसई ही देंगे, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं देंगे। तो सर ये एटीट्यूड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। तो जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं उनको तो साथ साथ देते रहना चाहिए। और सर ये कोई जरूरी नहीं कि वो एग्जाम देने से डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि सर कॉमन ही तैयारी होती है। थोड़े हम्म। बहुत सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो पहली चीज तो सर यही बोलना चाहूंगा। और दूसरी चीज सर ये है कि मेहनत जो है उसमें कमी नहीं करनी है किसी को भी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सर कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर मुझे भी ऐसे स्टार्ट में आया था तो मुझे लगता था कि मैं कर लूंगा, ये तो इजी है, ठीक है, हम्म। क्या है, पढ़ लूंगा। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट्स बढ़ने लगे और फिर एक तरफ पढ़ने लगा, दूसरी फिर पीछे से वो वही चीज भूलने लगे, तो समझ में आया कि नहीं, एग्जाम बड़ा है, टफ है, चैलेंजिंग है, कंपटीशन ज्यादा है। तो मेहनत प्रॉपरली करनी है, अच्छे से। और बिल्कुल सोशल सोशल मीडिया और ये सारी चीजों से अभी अगर हो सके तो दूर ही रहो, क्योंकि एक साल 2 साल कुछ होते नहीं है सर, इतनी बड़ी लाइफ होती है। बट ये इन 1-2 साल की वजह से फिर आने वाली लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो अभी फुली फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और सब कुछ अच्छा होगा। और बढ़िया। कोई भी ऐसे दिक्कत हो तो भगवान को याद करते रहना चाहिए। जरूर। बहुत बढ़िया वैभव। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच सर। ठीक है, आपने बहुत अच्छा, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाली जो आपकी लाइफ होगी एज एन ऑफिसर, वो भी आप बहुत ईमानदारी से जो है वो उसको अपने रोल को निभाएं, और बिल्कुल एक सर। अपनी सिविल सर्विस जो आपने सोचा था कि मुझे सिविल यस सर्विसेज में सर। ही जाना, और सिविल सर्वेंट बनकर ही जो है वो आप एक अच्छा देश में जो है वो नाम रोशन करें। हमारी ये यस सर। ब्लेसिंग है आपके लिए, और बेस्ट विशेज है हमारी तरफ से, एडुटैप की टीम की तरफ से, एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो थैंक यू सो मच वैभव। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। थैंक यू वैभव, थैंक यू। थैंक यू सर।